आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 134, BHIC 134, भारत का इतिहास। यह कह सकते हो भाई मेरे, ये रहेगा हिस्ट्री का आपका पेपर रहेगा, और इसमें मैं जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं सारे भाई मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, और आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भाई मेरे 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, खास तौर से मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, लगभग पूरी बुक में से सारे मैंने इंपॉर्टेंट निकाल रखे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई मेरे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 18वीं शताब्दी से जुड़े। भाई 18वीं शताब्दी को लेकर के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, कई बार पूछ रहे भाई 18वीं शताब्दी की विशेषता बताओ, या 18वीं शताब्दी को भाई पतन की शताब्दी को कहते हैं, 18वीं शताब्दी को भाई अंधकार का टाइम कह सकते हैं, यानी इस समय, यानी 18वीं शताब्दी को एक प्रकार से अंधकार की सदी क्यों कहा जाता है इस बताइए, या 18वीं शताब्दी में भाई मेरे भारत में किस प्रकार से मुगलों का पतन हुआ, या 18वीं शताब्दी से संबंधित वाद विवाद को बताइए। भाई यानी 18th सेंचुरी, कहीं पर भी भैया मेरे 18वीं शताब्दी लिख करके आ गया, 18 दिख गया या 18वीं शताब्दी आ गया, यही सारी बातें आपको लिखनी जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ये लोग काफी घुमा घुमा के 18वीं शताब्दी को पूछेंगे, लेकिन उसका आंसर लगभग सेम ही होता है। ठीक है, देखिएगा 18वीं शताब्दी भाई क्या, 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषता, 18वीं शताब्दी मतलब समझते हो भाई किस समय को बोलते हैं, अरे भाई 18वीं शताब्दी का सिंपल सा मतलब होता भाई मेरे 1700 से लेकर के, कितना भाई मेरे 1700 से लेकर के 1800 तक, ये 100 साल की बात कर रहा हूं, यानी क्या 1700 से लेकर के 1800 तक का जो समय होता है भैया मेरे, इसी को बोलते भाई मेरे 18वीं शताब्दी, इसको बोलते हैं 18th सेंचुरी, इसी को बोलेंगे, यानी 1700 से लेकर के 1800 तक का जो टाइम है इसी को बोलते हैं 18th सेंचुरी, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो भाई इस समय अगर आप देखो भारत में कैसा भाई संक्रमण का दौर है, संक्रमण मतलब समझते हो भाई भारत में उलट पलट हो रहा है। 18वीं शताब्दी की अगर बात हो तो भारत में क्या है कि भारत में मुगलों का पतन हो रहा है, क्योंकि भाई मेरे 1707 में अगर आप देखोगे तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और जब भाई मुगलों में जब औरंगजेब की डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसके बाद भाई मेरे जितने मुगल बादशाह हैं वो अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाती, यानी 18वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो मुगल हैं वो पतन की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी मुगल धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, और भारत में कई सारी देसी रियासतें मतलब समझते हो, यानी छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय भारत में होगा, जैसे बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, अवध, सिंध, इस प्रकार से भाई मेरे भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय कब होता है, 18वीं शताब्दी में। यानी भाई मेरे कि जब एक बड़ा साम्राज्य यानी मुगल जब कमजोर होते चले जाएंगे तो भारत में कई सारी देसी रियासतों का जन्म कब होता है भाई मेरे, 18वीं शताब्दी में। और भाई मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी 18वीं शताब्दी यानी 1700 से लेकर के 1800 के बीच में अगर आप देखेंगे तो भारत में भाई मेरे अंग्रेज, यानी अंग्रेज बोलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी 18वीं शताब्दी में कह सकते भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भाई मेरे कह सकते अपने आप को स्थापित कर लिया, यानी कह सकते मुगल पतन की ओर चले गए, यानी मुगल भाई खत्म हो रहे थे 18वीं शताब्दी में, नंबर 1। दूसरा क्या था कि भारत में छोटी छोटी देसी रियासतें, भाई छोटे छोटे राजा महाराजा भारत में बहुत आते, जैसे अगर बताओ एग्जांपल फॉर, जैसे मान लो कि भाई पंजाब आ जाता है, पंजाब सिख राज जाता था, महाराजा रणजीत सिंह आएंगे, उसी प्रकार में दक्षिण में साउथ में कह सकते भाई मेरे मैसूर आ जाएगा, हैदराबाद आ जाता है, बंगाल है, अवध है, इनका उदय हो जाता है, यानी मुगल जैसे कमजोर पड़ेंगे तो कई सारे भारत में छोटी छोटी रियासतें उदय हो जाएंगी, और भारत में कह सकते एक बड़ी राजनीतिक शक्ति आती है, वो है भाई मेरे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में जो भैया व्यापार करने आए थे भारत में, अंग्रेजी जो कंपनी थे सिर्फ यहां पर सामान वामान बेचने आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो व्यापार करने आए थे धीरे धीरे उन्होंने कह सकते कि भारत में एक प्रकार से राजनीतिक यानी पॉलिटिकली, और उसे उन्होंने भाई एक प्रकार से स्थापित कर लिया। जो व्यापार करने कंपनी आई थी भारत में, वो व्यापार छोड़ करके भारत में राजनीतिक सत्ता को हथिया लेती है। भारत में 18वीं शताब्दी में भाई मेरे यही हो रहा था। तो देखिएगा राजनीति का बात भैया 18वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे 1707 में भाई मेरे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और जब भाई औरंगजेब की डेथ होती है तो मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद भाई कोई जो भी मुगल बादशाह हैं वो बहुत कमजोर थे, यानी कह सकते हैं औरंगजेब के बाद अगर आप देखेंगे तो मुगल भाई मेरे बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। मुगल बादशाह तब भी चलते रहते लेकिन वो नाम मात्र के होते, बहुत कमजोर होते चले जाते हैं औरंगजेब के बाद। और भाई औरंगजेब की जब डेथ होती है और मुगलों का जब पतन होता है तो भारत में भाई अगर देखोगे तो कई सारी देसी रियासतें का उदय होता है, जैसे भारत में अगर मराठा एक शक्ति के रूप में आ जाएंगे, पंजाब में सिख आ जाते हैं, जाट, राजपूत, और भारत में अगर आप देखेंगे तो अवध आ जाता है, बंगाल, हैदराबाद जैसे कह सकते हो
क्षेत्रीय राज्य यानी देसी रियासतों का उदय होगा। निरंतर युद्धों के कारण अगर आप देखें भारत में जो राजा महाराजा भाइयों मेरे आपस में लड़ रहे हैं 18वीं शताब्दी में। प्रशासनिक प्रशासन में अगर बात करूं तो भारत में अगर आप देखो भाई 18वीं शताब्दी में जब मुगल कमजोर पड़े, मुगलों का पतन हुआ, तो भारत में अगर आप देखेंगे जो मुगलों का केंद्रीय प्रशासन था वो कमजोर हो गया। इसलिए देखें भारत में जो शासन प्रशासन है वो 18वीं शताब्दी में भाई मेरे बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। यानी 18वीं शताब्दी में अगर आप लोग देखोगे भारत में जो प्रशासन है वह पूरी तरह से कमजोर पड़ा क्योंकि मुगल पतन हो गए। जब भाई मुगलों का प्रशासन खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो भारत में कह सकते हैं नई नई देसी रियासतों या नए नए राजाओं का उदय हुआ। और भाई कह सकते वो उस सत्ता को संभाल नहीं पाए। जैसे अगर आप देखो भाई मेरे भारत में पंजाब यानी सिख राज का उदय होता, पंजाब एक नया राज्य बनकर के आएगा, जो महाराजा रणजीत सिंह का नाम अपने सबने सुना होगा, जिन्होंने कह सकते भाई स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो अगर आप देखो ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे अवध, अवध यानी कह सकते हो अवध का उदय होता है। मैसूर, हैदराबाद भाई मेरे 18वीं शताब्दी में ही आते हैं। ठीक है, आर्थिक विशेषता अगर बात करूं तो भाई 18वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे तो भाई मेरे जब मुगलों का पतन है तो कह सकते भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर, किसान भाई मेरे 18वीं शताब्दी पूरे तरह बर्बाद हो गए हैं। क्या है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में अगर आप देखो तो भारत में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं है। जो पॉलिटिकल पावर थी भारत में, मुगल जो थे वो भाई मेरे औरंगजेब के बाद कह सकते हो धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। तो भाई जब मुगल कमजोर पड़े तो भारत में जो एक कृषि है वह बहुत कमजोर हो गई। किसानों पर भाई मेरे खेती का बोझ क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा बढ़ गया। भारत में कह सकते भाई जो हाथ से उद्योग चलते थे, उद्योग धंधों का पतन भी कह सकते भाई मेरे 18वीं शताब्दी हुआ। बल्कि यहां तक कहा जाता भाई 18वीं शताब्दी में सूरत का भी पतन हो गया, क्योंकि सूरत जो हमारा था यानी गुजरात में सूरत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, सूरत का भी पतन हो गया भाई मेरे 18वीं शताब्दी में। ठीक है, और भारत में देखेगा 18वीं शताब्दी में ही भाई मेरे कि जब भारत में सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी, उसी समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी आती है। बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो आती है, बल्कि डच कंपनी, यूरोपीय कंपनी, सारी कंपनियां भारत में आती हैं। और उसमें कह सकते भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भाई कह सकते यहां पर कह सकते फूट डालो राज करो की नीति अपना करके भारत में कह सकते उन्होंने एक प्रकार से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। और कह सकते उन्होंने धीरे धीरे फिर भारत को भाई गुलाम बना लिया इस प्रकार से। तो भाई देखेगा 18वीं शताब्दी में अगर बात करूं भारत में समाज कैसा है, भाई अगर देखोगे भारत में देखोगे जो समाज है वहां पर एक प्रकार से समाज का भी पतन होगा। लेकिन भारत में साहित्य, संगीत, कला, इन सब का भाई क्षरण हो रहा है। भारत में मुगलों के पतन से कह सकते हो कि भारत का हर एक सेक्टर भाई मेरे धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में अगर आप देखो भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का बड़ा विकास हुआ, जैसे उर्दू है, मराठी है, पंजाबी है हुआ। देखिए भाई 18वीं शताब्दी को लेकर के भाई मेरे वाद विवाद क्या है, तो भाई 18वीं शताब्दी को कई सारे इतिहासकारों ने कह सकते इसको पतन की शताब्दी कहा। कई सारे इतिहासकार कहते भारत जो है 18वीं शताब्दी में बिल्कुल अंधकार में था, क्योंकि उसका इतिहास क्या होगा, क्योंकि भारत में कोई भी चीज सही नहीं थी। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि 18वीं शताब्दी में बर्बाद हो गई। 18वीं शताब्दी में कह सकते भाई मुगलों का पतन हो गया। भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और 18वीं शताब्दी में कह सकते भारत में अवध है, पंजाब है, मैसूर है, हैदराबाद है जैसे देसी रियासतें आ जाती हैं। तो कई सारे इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी को डिक्लाइन थ्योरी बोला कि भाई भारत का बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा है, नहीं पतन हो रहा भाई मेरे 18वीं शताब्दी में। कई सारे इतिहासकारों ने इसको बोला डिक्लाइन, यानी भारत में बिल्कुल यानी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या 18वीं शताब्दी अराजकता की स्थिति थी, तो भाई भारत में कह सकते कई सारे इतिहासकारों ने बोला कि भारत में हर चीज का पतन भाई हो रहा था 18वीं शताब्दी में। क्योंकि मुगलों का पतन जो हुआ भाई मेरे 18वीं शताब्दी में होता है, इससे भारत काफी कमजोर होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी जो अंग्रेजी कंपनी है वो भारत में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक शक्ति बनकर के उभरती है। भाई इसको जमीनी अधिकार मिल गए थे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर आप देखें भाई मेरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या मिल गए थे, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। भाई 18वीं शताब्दी को कई सारे इतिहासकारों ने संक्रमण का सिद्धांत दिया। जैसे अगर बात करूं जैसे इतिहासकार सतीश चंद्रा है, उन्होंने क्या बोला कि भारत में केवल पतन नहीं हो रहा था बल्कि कह सकते 18वीं शताब्दी में भारत जो है वो मध्यकाल से भाई मेरे आधुनिक काल में चला गया। ये कौन कहता है, इसको सतीश चंद्रा बोलते हैं। भारत में कह सकते भाई मेरे 18वीं शताब्दी में नई नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। जैसे भारत में भाई मेरे 18वीं शताब्दी में पंजाब एक नए सिख राज का उदय होता है, मैसूर का उदय होता है, हैदराबाद आता है, भारत में हैदराबाद एक नया राज्य आता है। ठीक है, अवध है, पंजाब है, सिंध है,
ये इन जैसे कह सकते भारत में नए नए राज्यों को उदय भाई मेरे 18वीं शताब्दी में होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्ति थी जो मुगल थे भैया कह सकते हो, उनकी पूरी कह सकते एक प्रकार से काम हो गया था उनका। मुगल 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की डेथ के बाद, यानी जब औरंगजेब नहीं थे तो मुगल भाई मेरे पतन की ओर आगे बढ़े। मुगल धीरे धीरे भारत में खत्म होते चले जाते हैं और देसी रियासतें आपस में लड़ती रहती हैं, और उसी का भैया फायदा उठा करके भारत में जो अंग्रेज जो कह सकते हैं यहाँ पर साबुन निरमा और सामान बेचने आया था, वो कह सकते हैं यहाँ पर भाई मेरे राजनीतिक शक्ति गेन करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी। निरंतरता और परिवर्तन का सिद्धांत, कई सारे इतिहासकारों ने कहा भाई जो 18वीं शताब्दी है यहां पर भारत में निरंतर परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि भारत में 18वीं शताब्दी में एक प्रकार से चेंज का समय है। ये भाई पता है, ये सारे अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहा। अंग्रेजी इतिहासकार कहते भाई 18वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेज आए तो भाई उन्होंने भारतीयों को बहुत सभ्य बना दिया, क्योंकि भारत के लोग भाई बिल्कुल जाहिल थे, गंवार थे, ऐसी बातें बोली। आप लोगों ने इतिहास में सुना कि भाई भारत को कह सकते सपेरों और मदारियों का देश तक बोला गया है। किसने बोला? ये सारे अंग्रेजों ने ऐसा सब लिखा है। जो ब्रिटिश अंग्रेज हिस्टोरिकन थे, यानी ब्रिटेन के जो इतिहासकार थे, उन्होंने तो बोला भारत बिल्कुल असभ्य देश था, उनका कोई कल्चर नहीं है, भाई हम उनको सभ्य बना रहे हैं। तो कई सारे इतिहासकारों ने कह सकते भाई 18वीं शताब्दी को यानी चेंजिंग यानी परिवर्तन का दौर भी कहा, क्योंकि भारत में इसी 18वीं शताब्दी में प्रशासन में, समाज में, अर्थव्यवस्था कह सकते पूरी तरह से भाई मेरे ध्वस्त हो गई। यानी 18वीं शताब्दी कह सकते भैया ऐसा समय भारत में, यानी 1700 से लेकर के 1800 के बीच का ऐसा समय है। अगर आप देखेंगे तो भारत में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं है। मुगल पतन की ओर आगे थे और अंग्रेज भारत में एक नई शक्ति और नई पावर के रूप में गेन कर रहे थे। और भाई मेरे इसी 18वीं शताब्दी में दो घटना होगी, कौन कौन सी याद रखना। 1757 में, याद रखना क्या बोला, 1757 में भाई मेरे प्लासी का युद्ध होता है। क्या 1757 में अगर आप देखें प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है बंगाल का जो नवाब भैया अंग्रेजों से हार जाता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई, और भाई मेरे 1764 में, याद रखना 1764 में भाई मेरे कह सकते बक्सर का युद्ध होता है। और भाई प्लासी और बक्सर अंग्रेजों ने जीता, याद रखिएगा। 1764 में प्लासी को किसने जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। और 1764 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह सकते कि बक्सर का युद्ध जीता, तब कह सकते भाई भारत में बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि अब अंग्रेज भारत से आसानी से जाने वाले नहीं है। उन्होंने भाई कह सकते पूरी तरीके से यहां पर अपना एक सिक्का जमा लिया, कह सकते जब उन्होंने बक्सर जीता। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन भी कह सकते भाई 18वीं शताब्दी में हुआ। देखो 18वीं शताब्दी में अगर आप देखो भाई 1707 में, 1707 की अगर बात करूं तो इसी समय भाई मेरे क्या हुआ गया है भारत में, यानी कह सकते कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब की जब डेथ होती है तो यानी कह सकते मुगलों में कोई बहुत बड़ा बादशाह नहीं रहा। अगर आप औरंगजेब के बाद कोई बहुत बड़े मुगल बादशाह का नाम नहीं जानते होंगे, है बहुत सारे, लेकिन उतना ज्यादा प्रभावशाली नाम मात्र के हैं, यानी टुटपुंजिया टाइप के लोग थे। ठीक है, यानी मुगल धीरे धीरे भाई क्या कमजोर हुए। औरंगजेब के बाद अगर आप देखोगे तो भारत में कोई भी मुगल बादशाह बहुत शक्तिशाली नहीं रहा, इसलिए भाई कह सकते 18वीं शताब्दी में सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं भारत में। भाई कह सकते 18वीं शताब्दी में मुगलों का प्रशासन, सेना भाई पूरी तरह से कमजोर हो गई। मनसबदारी, जागीरदारी में भ्रष्टाचार आ गया। मुगलों के पतन के कारण कह सकते कि युद्ध राजकोष, यानी मुगलों का भैया पूरा राज खजाना खाली हो गया। कई जगह पर मुगलों का जब पतन हुआ तो भारत में अवध है, मैसूर है, पंजाब है, कई सारे भाई मेरे देसी रियासतें भारत में इनका उदय होता है। और भाई देखोगे 18वीं शताब्दी में दो विदेशी आक्रमण होता भारत में। एक तो भाई होता नादिर शाह का हमला 1739 में, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने भाई भारत पर आक्रमण किया। इससे कह सकते भारत में भाई मेरे मुगल जो है पूरी तरीके से कमजोर हुए। 18वीं शताब्दी में अगर बात करोगे तो 18वीं शताब्दी भैया औरंगजेब की डेथ होती है और मुगल पतन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत में भाई मेरे कई सारी देसी रियासतों का उदय होता है, जैसे अवध है, पंजाब है, मैसूर, हैदराबाद 18वीं शताब्दी में आते हैं। और भारत अंग्रेज भाई मेरे अंग्रेज कह सकते इसी सिचुएशन यानी इसी स्थिति का फायदा उठा करके भाई अंग्रेज जो भारत में एक प्रकार से राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में उभरेंगे। यानी अंग्रेज कह सकते भाई मेरे कह सकते एक प्रकार से उन्होंने यहाँ पर आकर के मलाई खा ली। भाई जो अंग्रेजी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कह सकते हो कि सामान बेचने आए थे, भाई मेरे कह सकते सामान बेचने आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे भाई मुगल बादशाह के दरबार में आकर के इन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर भाई मेरे व्यापार की परमिशन दो। इन्होंने जहांगीर से और अकबर के शासन काल में लोग आए थे, इन्होंने बोला था कि मुझे व्यापार करना है, और भैया व्यापार करते करते कह सकते यहाँ पर तो राज ही करने लग गए।
तो कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेज हैं वह पूरी तरीके से एक राजनीतिक शक्ति में भाई मेरे बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जितने मैं बता रहा हूं उतना जरूर करके जाइए। देखिए भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, 1857 की क्रांति को लेकर के आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि हर साल ये लोग मेरे पूछते हैं 1857 की क्रांति को बताओ या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बताओ, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। देखिएगा 1857 की जो क्रांति है भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के खिलाफ कह सकते भाई मेरे पहला व्यापक विद्रोह है। कह सकते भाई अंग्रेजों के खिलाफ कह सकते भारत में एक बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह हुआ था। कह सकते भाई मेरे वह 1857 की क्रांति है, जिसे भाई मेरे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। कई सारे इतिहासकारों भाई इसको कह सकते प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है, और इसको कई सारे इतिहासकारों कह सकते भाई मेरे महान विद्रोह बोला है। बल्कि कई सारे इतिहासकार भाई 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह यानी सैनिक विद्रोह कह करके भी बोला है। और भाई सिपाही विद्रोह खासतौर से अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहा है। दूसरा, राष्ट्रवादी जो इतिहासकार है जिसको बोलते हैं नेशनल हिस्टोरिकन, उन्होंने कह सकते इसको भाई मेरे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है। तो भाई 1857 की जो क्रांति होती है वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है, यानी रीजन क्या है, यानी रिवोल्ट का जो है रीजन क्या है। भाई 1857 में जो क्रांति होती है उसका कारण क्या था, भाई क्यों पूरा देश कह सकते अंग्रेजों को खिलाफ हो गया था और अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरे देश में एक प्रकार से क्रांति का दौर होता है। भाई सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक कारण। भाई अंग्रेजों के खिलाफ कह सकते भाई मेरे जो 1857 की क्रांति होती है उसका भाई पहला कारण राजनीतिक कारण, क्योंकि भाई अंग्रेजों में एक अंग्रेज था जिसका नाम था भैया मेरे डलहौजी। क्या नाम था उसका, एक अंग्रेज था जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी ने बोला था भाई राज्य हड़प की नीति। भाई डलहौजी ने बोला था, अंग्रेजों की सरकार में एक डलहौजी था, क्या था, अंग्रेजों का वायसराय था। इसने क्या बोला कि भाई मेरे जिस भारतीय राजा के पास कोई संतान नहीं होगी, यानी जो भारतीय राजा निसंतान होगा, जिसके पास भी बेटा नहीं है, कोई भी अगर भारतीय राजा अगर उसके पास बेटा नहीं है तो भाई हम उसके राज्य को यानी अंग्रेज हड़प लेंगे। और अंग्रेजों ने कह सकते भाई इसी प्रकार से अवध पर, झांसी की रानी पर, यानी इस प्रकार से उन्होंने कई सारे भारतीय राजाओं के राज्यों को भाई उन्होंने हड़प लिया। यानी कह सकते हो कि भाई मेरे जो डलहौजी की नीति है उस नीति के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो डलहौजी ने क्या किया, झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को भाई उसने कह सकते हो कि गलत नीतियां बना करके भारतीय राज्यों को हड़पने का प्रयास किया, जो हमारी देसी रियासतें थी। इस कारण से कह सकते कि कई सारे देसी रियासतों में भाई असंतोष था, इसलिए भाई कह सकते 1857 की क्रांति होती है। दूसरा क्या, भारतीय शासकों का अपना, भाई मेरे जो अंग्रेज थे वो भारतीय जो राजा थे उनका भाई मेरे बहुत ज्यादा अपमान करते थे। जो अंग्रेज थे उन्होंने भाई कह सकते मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को केवल नाम मात्र का शासक बना दिया, यानी रबर स्टैंप बना करके रख दिया था। भाई मेरे अंग्रेजों ने जिस प्रकार से मुगल बादशाह कह सकते बहादुर शाह जफर को केवल नाम मात्र का शासक माना, नाना साहब पेशवा को उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया, इसलिए कह सकते भाई जो भारत में देसी रियासतें थी वह अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ हो जाती है। इसलिए भाई कह सकते 1857 की क्रांति हो जाती है। दूसरा, ब्रिटिश प्रशासन की विदेश के प्रति, भाई अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भाई जो अपना शासन चलाते थे भारत में वह पूरी तरीके से अंग्रेजी शासन पद्धति पर था। भाई अंग्रेजों ने अपना जो शासन प्रशासन चलाया वह विदेशी प्रकृति पर। अंग्रेजों ने शासन में कोई भी भारतीय नहीं था। भाई अंग्रेज जो अपना पूरा शासन प्रशासन चलाते थे उसमें भाई मेरे सारे अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, इसलिए इसको लेकर के भारतीयों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और भाई मेरे जो अंग्रेज थे वह भाई भारत में बहुत ज्यादा कड़े कानून बनाते थे, जिससे भारतीय जनता भाई मेरे उन कानूनों से बहुत संतुष्ट नहीं थी, बहुत नाराज थी। अंग्रेज कह सकते भाई अंग्रेज जो थे भारतीय जनता का शोषण करते थे, दमन करते थे। इस कारण से भी कह सकते भाई मेरे 1857 की क्रांति होती है, यानी रिवोल्ट होता है 1857 का। ठीक है, अगला भाई मेरे आर्थिक कारण, यानी 1857 की क्रांति जो होती है इसका भाई मेरे आर्थिक कारण क्या है। तो भाई 1857 की क्रांति के अगर मैं आर्थिक कारणों की बात करूं, किसानों का शोषण। भाई मेरे जो अंग्रेज थे उन्होंने कई सारी कृषि नीतियां ला करके, यानी अंग्रेजों ने कह सकते भाई भारतीय किसानों का शोषण किया। जैसे भाई मेरे अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इन जैसे बंदोबस्तों को ला करके भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा शोषण किया अंग्रेजों ने। भारतीय किसान कर्जदार हो गए, भारतीय किसानों की भैया जमीनें अंग्रेजों ने छीन ली। इसलिए कह सकते भाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में भाई
किसान भी कूद पड़े, यानी किसानों ने भी कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी भाई मेरे 1857 की क्रांति में। कुटीर उद्योगों का विनाश, भाई अंग्रेजों ने कह सकते हैं एक प्रकार से भारत में जो उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों का भाई मेरे एक प्रकार से पूरी तरीके से पतन हो जाता है। अंग्रेजों ने कह सकते भारत में भाई इस प्रकार से नीतियां बनाई, यानी अंग्रेजी शासन की इस प्रकार की नीतियां थी जिससे भारत में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उद्योग धंधों को पतन हुआ, इसलिए भारत में जो कारीगर हैं और जो उद्योग में लगे लोग हैं वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और 1857 की क्रांति में जो मजदूर वर्ग है, जो लोग व्यापार करते थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और 1857 की क्रांति में भाई मेरे वही लोग कूद पड़ते हैं। अंग्रेजों की नीतियां, भाई मेरे अंग्रेजों ने इस प्रकार से नीतियां बनाई कि जो जमींदार हैं, जो तालुकादार हैं, उनको भी कह सकते हैं उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। यानी अंग्रेजों ने भाई मेरे इस प्रकार की नीतियां बनाई कि भारत का जो ग्रामीण समाज है वह पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। इसलिए भी कह सकते भाई 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति के भाई मेरे कई सारे सामाजिक कारण और धार्मिक कारण हैं। यानी 1857 की क्रांति की बात करूं, इसके पीछे कई सारे धार्मिक कारण भी हैं और कई सारे आर्थिक कारण भी हैं। देखो भाई अंग्रेजों ने भाई एक प्रकार से, अंग्रेज जो थे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और भारत के लोगों को भाई एक प्रकार से ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवा देते थे। तो हिंदू धर्म के भाई मेरे जो सपोर्टर थे, जो समर्थक थे, भाई उन्होंने कह सकते भाई 1857 की क्रांति में सभी लोग कूद पड़े अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज जो थे कह सकते उन्होंने भाई भारत में सती प्रथा को बंद करवा दिया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू कराया। तो भारत के लोगों को लगा भाई मेरे जो अंग्रेज हैं वो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए भारत में जो धर्म के समर्थक लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और 1857 की क्रांति में भाई सभी लोग कूद पड़ते हैं। सामाजिक सुधारों का गलत प्रचार, भाई अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम धर्म को नष्ट किया, भाई अंग्रेज भाई मेरे हमेशा और हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास करते थे, क्योंकि भाई मेरे अंग्रेजों को लगता था कि अगर भारत में हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे तभी उनका शासन चल सकता है, तभी उनकी सरकार चल सकती है। तो भाई अंग्रेज जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, इस कारण से भी कह सकते भाई मेरे बहुत सारे लोग भाई मेरे अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और 1857 की क्रांति हो जाती है। भाई 1857 की क्रांति होने का सैनिक कारण क्या है? देख भाई जो अंग्रेज थे वो भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ भाई मेरे बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। भाई मेरे अंग्रेज जो सैनिक होता था उसको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी, उसको वेतन मिलता था। भाई मेरे अगर आप देखोगे भारतीय जो सैनिक होते थे ना तो उनको प्रमोशन मिलता था, बल्कि भारतीय सैनिकों के साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। क्या जो भारतीय सैनिक होते थे उनके साथ लगातार भेदभाव होना, उनके साथ लगातार पक्षपात होना, और भाई मेरे विदेशों में भी कह सकते कि भारतीय सैनिकों को लेकर जाते थे, उनसे सर्विस करवाते थे, क्योंकि भारत में भाई ऐसा माना जाता था कि भाई मेरे जो आदमी समुद्र पार करेगा उसका धर्म खत्म हो जाएगा। तो कह सकते भारतीय सैनिकों का जिस प्रकार से भेदभाव होता था, जिस प्रकार से शोषण होता था, यह भी भाई मेरे अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और 1857 की क्रांति में भाई मेरे सारे भारतीय सैनिक कूद पड़ते हैं। चर्बी वाले कारतूस या तो भाई मेरे सबसे बड़ा कारण है। भाई आप देखोगे तो भाई अंग्रेज जो थे वह एक राइफल थी जिसको बोलते थे एनफील्ड राइफल। एक राइफल यानी एक बंदूक आती जिसका नाम था भाई एनफील्ड राइफल। उसमें भाई मेरे जो गोली लगती थी उसको खासतौर से दांत से छीलना पड़ता था। तो भाई ये बताया गया कि जो गोली है उसमें जो दांत से छीलते हैं उसमें भाई गाय और सुअर की चर्बी है। ऐसी अफवाह फैल जाती भाई मेरे कि अंग्रेजों ने हिंदुओं का धर्म नष्ट करने के लिए भाई मेरे गाय की चर्बी मिला दी है और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने के लिए चर्बी वाले यानी कारतूस में भैया कह सकते सुअर की चर्बी है। भाई हिंदुओं के लिए कह सकते गाय बड़ी पवित्र है और मुसलमानों में कह सकते भाई सुअर को कह सकते प्रकार से हराम माना गया है। तो इस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों दोनों को लगा कि भाई अंग्रेज जो हैं वो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, इसलिए कह सकते भाई 1857 की क्रांति हो जाती है। अब बात है भाई 1857 की जो क्रांति होती है इसका कारण क्या है? तो देखिए भाई मेरे 19 मार्च 1857 को याद रखिएगा, 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने कह सकते भाई मेरे सबसे पहला विद्रोह किया। किसने किया भाई मेरे? मंगल पांडे ने, जिसने कह सकते अंग्रेजी अधिकारी को गोली मार दी मंगल पांडे ने 29 मार्च को। बल्कि 10 मई 1857 को मेरठ में कह सकते भाई मेरे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सैनिक भाई मेरे मेरठ छावनी को जला देते हैं और भाई सीधा दिल्ली चले जाते हैं। यहीं से कह सकते भाई 1857 की पूरी क्रांति हो जाती है। भाई मेरे जिस प्रकार से अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया, जमींदारों का शोषण किया,
भारत के लोगों का शोषण किया, हमारी खेती का शोषण किया। यही सारा कारण था भाई मेरे कि 1857 की क्रांति हो जाती है अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन भाई मेरे क्रांति सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि अंग्रेज इस क्रांति को दबा देते हैं बाद में। लेकिन कह सकते हैं फिर भी ये 1857 की क्रांति इतनी कामयाब थी, इसी के आधार पर भारत में आगे चल करके भाई देशभक्ति राष्ट्रवाद का उदय होता है, और भारत में कह सकते हैं इतनी बड़ी आजादी की लड़ाई और कह सकते हैं इतना बड़ा आंदोलन चलेगा। तो 1857 की क्रांति का जो महत्व है वो भारतीय इतिहास में भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें भाई जो 1857 की क्रांति हुई, इसका विद्रोह कहां पर हुआ? तो भाई सबसे पहले जो 1857 की क्रांति होती है मेरठ में सबसे पहले होती है। मेरठ में अगर आप देखो भाई 10 मई 1857 को मेरठ से भाई मेरे 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। सभी सिपाही जो थे दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में भाई मेरे जब 1857 की क्रांति होती है तो जब सभी सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया और दिल्ली का उसको क्या बना दिया? शासक बना दिया। और 1857 की क्रांति की यहीं से शुरुआत हो जाती है। भाई 1857 क्रांति में अगर आप देखें कानपुर में, तो कानपुर में भाई मेरे नाना साहब पेशवा, जो भाई नाना साहब पेशवा थे, उन्होंने कह सकते हैं 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया। अंग्रेजों की हार के बाद पुनः उन्होंने कब्जा कर लिया लखनऊ। लखनऊ में कह सकते भाई 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल, कह सकते उन्होंने 1857 की क्रांति का एक प्रकार से लीड किया। इस पूरे आंदोलन को किसने? बेगम हजरत महल ने। ठीक है। झांसी भाई 1857 की क्रांति की अगर बात करूं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्ण संघर्ष किया। झांसी और ग्वालियर में भाई मेरे युद्ध होते 1857 की क्रांति में। अगर मैं बिहार की बात करूं तो भाई अगर मैं बिहार देखूं तो राजा कुंवर सिंह ने कह सकते भाई मेरे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने? भाई कुंवर सिंह ने किया। अगर मैं मध्य भारत की बात करूं तो भाई मेरे तात्या टोपे ने कह सकते भाई मेरे इस आंदोलन का नेतृत्व किया। भाई मेरे जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो उसके बाद क्या हुआ, यानी इसका रिजल्ट निकल लिया। तो भाई जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो ये कामयाब नहीं होती है, क्योंकि यह एक प्रकार से असफल हो जाता है। भारत से अंग्रेज नहीं जाते हैं, बल्कि 1858 में कह सकते भाई मेरे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को बिल्कुल कुचल दिया, खत्म कर दिया। और भारत में भाई मेरे जो कंपनी राज करती थी, देखो 1857 तक अगर आप देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। जब भाई 1857 की क्रांति होती है तब भारत में कंपनी का राज खत्म हो जाता है, सीधा ब्रिटेन की महारानी का शासन भाई मेरे भारत में शुरू हो जाता है। क्योंकि 1857 की क्रांति तक भारत में कह सकते एक कंपनी शासन करती थी, लेकिन भाई जब 1857 की क्रांति होती तब भारत में इंग्लैंड की महारानी यानी ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन शुरू हो जाता है, ब्रिटिश काउंट का शासन। भाई मेरे जब भारत में 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जब भारत पर अब कंपनी को छोड़ करके ब्रिटेन का शासन हो जाता है, यानी अब ब्रिटेन की जो महारानी है वह भारत की शासिका बन जाती है। रानी की घोषणा, भाई ब्रिटेन की महारानी ने 1858 में घोषणा की कि भारतीय शासकों को सुरक्षित रखा जाएगा और भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटेन की महारानी बोला कि भारत में शासन प्रशासन को सही किया जाएगा। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। भाई मेरे 1857 की अगर मैं क्रांति की बात करूं तो भारत में विस्तारवादी नीतियां समाप्त हो गई और भारत में देशी रियासतों का संरक्षण दिया गया। तो भाई मेरे 1857 की क्रांति को लेकर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि एक बात बताऊं, हर साल भाई मेरे 1857 की क्रांति को लेकर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। एवरी ईयर आया है, हर साल आता है 1857 की क्रांति को लेकर के। तो जो मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, इस क्वेश्चन के आने की संभावना भाई मेरे सबसे ज्यादा रहती है। देखिए भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, महात्मा गांधी के 3 प्रमुख आंदोलन के बारे में बात करेंगे। और भाई मेरे महात्मा गांधी के जो आंदोलन है ये हर साल पूछे जाते हैं, हर साल आता है। तो भाई हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी के आंदोलन। देखो भाई मेरे महात्मा गांधी ने भारत में 3 बड़े आंदोलन करे हैं, जिसमें सबसे पहला भाई मेरे उनका आंदोलन है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का भाई मेरे जो असहयोग आंदोलन था यह 1920 से लेकर के 1922 तक चला, जिसमें भाई मेरे गांधी ने कह सकते हो कि एक प्रकार से बोला कि अंग्रेजों का भाई मेरे कोई भी सपोर्ट नहीं करना है, कोई भी सहयोग नहीं करना है। भाई मेरे वही क्या है, असहयोग आंदोलन है। इसी को भाई मेरे अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिएगा आज जो असहयोग आंदोलन है भाई मेरे इसकी शुरुआत कैसे हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत भाई मेरे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की शासन के खिलाफ शुरू किया। यह एक प्रकार का अहिंसा का आंदोलन है। भाई मेरे महात्मा गांधी का भाई मेरे जो असहयोग आंदोलन था एक प्रकार के अहिंसा का आंदोलन था।
और इसके पीछे भाई मेरे 3 कारण थे। भाई अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत में रोलैट एक्ट, यानी भारत में अंग्रेज जो भाई मेरे भारत में एक कानून लेकर के आते हैं रोलैट एक्ट, जिसमें क्या था कि भाई बिना मुकदमा चलाए भाई मेरे किसी को गिरफ्तार कर सकते। अंग्रेज भाई मेरे भारत में एक ऐसा कानून लेकर के आए कि भारत में भाई मेरे बिना किसी को मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे। इसलिए इस रोलैट एक्ट कानून के खिलाफ भाई असहयोग आंदोलन किया गया। दूसरा भाई मेरे जलियांवाला बाग हत्याकांड, भाई 1919 में भाई मेरे जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और निर्दोष भारतीय लोगों को मारा जाता है, तो इसके खिलाफ कह सकते भाई मेरे महात्मा गांधी भाई असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा भाई मेरे खिलाफत आंदोलन, तुर्की के जो खलीफा थे उनको भाई मेरे अंग्रेजों ने कहा था कि हम इनको हटा देंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतेंगे। तो भाई भारतीय मुसलमानों ने जो खिलाफत आंदोलन किया, तो महात्मा गांधी ने बोला था कि अगर अंग्रेज खिलाफत की मांगों को नहीं मानेंगे तो हम लोग भाई मेरे क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो भाई मेरे असहयोग आंदोलन के 3 कारण है। पहला क्या, रोलैट एक्ट कानून, दूसरा भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा भाई खिलाफत आंदोलन। भाई इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के कह सकते भाई महात्मा गांधी ने भाई मेरे असहयोग आंदोलन किया। और भाई मेरे जो असहयोग आंदोलन था इसमें कैसे भाई भारतीय जनता ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पूरे देश में कह सकते भाई अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष रहा। अब इसका उद्देश्य दिखेगा भाई, जो भाई मेरे जो असहयोग आंदोलन है या भाई मेरे अंग्रेजों की शासन यानी अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना था। यानी भारत के लोग भाई मेरे अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, यही असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन भाई स्वराज की प्राप्ति यानी आजादी मिलेगी, इसको लेकर के आंदोलन किया गया। भाई मेरे जो असहयोग आंदोलन था इसमें जनता ने, भारतीय जनता को भाई मेरे राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की चेतना जगाने का प्रयास भाई किसमें किया गया, असहयोग आंदोलन में। भाई असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, इसमें क्या करना था, तो भाई सरकारी, भाई जिन लोगों को अंग्रेजों की सरकार ने कोई उपाधि दी थी भाई उसको लौटा दिया गया। भारत के लोगों ने भाई मेरे कह सकते सरकारी स्कूलों में पढ़ना बंद कर दिया, सरकारी कॉलेज में जाना बंद कर दिया, अस्पताल में जाना बंद कर दिया, और भाई मेरे कई सारे लोगों ने भैया सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी। इस समय भाई असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, सबने भाई खादी के कपड़े पहने और शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते भाई मेरे असहयोग आंदोलन को चलाया गया। असहयोग आंदोलन का प्रसार क्या था, तो भाई असहयोग आंदोलन में छात्रों ने, वकीलों ने, किसानों ने, मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाई मेरे बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और भाई मेरे जो असहयोग आंदोलन था, पहली बार ग्रामीण जनता ने कह सकते भाई बड़े पैमाने पर भाग लिया असहयोग आंदोलन में। और कांग्रेस यानी जो कांग्रेस पार्टी थी उसने भी कह सकते भाई बड़े तौर से इसमें भाग लिया। असहयोग आंदोलन की वापसी, भाई मेरे क्या होता, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो 1922 में एक चोरा चोरी स्थान है, कहां पर भाई मेरे, गोरखपुर में। तो भाई मेरे गोरखपुर में एक चोरा चोरी नाम का स्थान है, जहां पर एक भीड़ ने कह सकते भाई मेरे एक पुलिस थाने में आग लगा देती है। वहां पर भाई मेरे 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। तो महात्मा गांधी भाई मेरे असहयोग आंदोलन में एक हिंसा हो गई थी, इसलिए भाई मेरे महात्मा गांधी ने कह सकते हो कि 5 फरवरी 1922 को भाई मेरे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किसने, भाई मेरे महात्मा गांधी ने। कह सकते भाई मेरे चोरा चोरी में घटना घट जाती है, एक पुलिस थाने को आग लगा दी जाती है जिसमें 22 पुलिस वाले मर जाते हैं, इसलिए भाई मेरे महात्मा गांधी ने कह सकते हो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। भाई मेरे असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है, तो भाई असहयोग आंदोलन में जनता ने भाई मेरे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भारतीय जनता में कह सकते हो कि देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। असहयोग आंदोलन भाई पूरी तरह से अहिंसा का आंदोलन था जिसमें जनता ने भाग लिया। और अंग्रेजों के खिलाफ किया गया भाई मेरे सबसे पहला बड़ा आंदोलन क्या था, भाई मेरे महात्मा गांधी का भाई मेरे असहयोग आंदोलन था। भाई मेरे अगला भाई मेरे महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भाई जिसमें नमक बना करके नमक कानून तोड़ा गया था, जिसमें दांडी यात्रा की गई थी, जिसमें भाई मेरे वही आंदोलन भाई मेरे सविनय अवज्ञा आंदोलन वही आंदोलन है भाई मेरे जिसमें महात्मा गांधी ने कह सकते भाई नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था और दांडी यात्रा की थी। भाई मेरे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह 1930 से लेकर के 1934 तक चला है। देखिएगा भाई मेरे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भाई मेरे भारत में साइमन कमीशन आया था 1927 में, जिसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए भाई भारत में साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, क्योंकि उसमें कोई भारत का आदमी नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का भाई भारत में विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट आती है, भाई अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया। और भाई मेरे कांग्रेस ने जिस प्रकार से भाई मेरे 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज
पूर्ण आजादी की बात की थी, इसके खिलाफ कह सकते भाई मेरे महात्मा गांधी ने 1930 में कह सकते भाई मेरे कि एक प्रकार से भाई सभी ने आज्ञा आंदोलन किया। भाई इसी में नमक सत्याग्रह होता है। भाई मेरे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि भाई मेरे अंग्रेजों ने कानून बना रखा था कि भाई कोई भारतीय कानून नहीं, नमक नहीं बना सकता, यानी नमक बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। तो भाई मेरे महात्मा गांधी जो हैं वो 12 मार्च 1930 को साबरमती से निकल करके दांडी, एक समुद्र का किनारा, वहां तक जाते हैं और महात्मा गांधी भाई मेरे क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जाकर के नमक बनाते हैं और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। और 6 अप्रैल 1930 में भाई मेरे गांधी ने नमक बना करके कानून को तोड़ा। और भाई मेरे तब क्या, तब गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहीं से भाई मेरे कह सकते भाई मेरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। भाई मेरे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका स्वरूप क्या है, तो भाई मेरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ा गया, लोगों ने भाई टैक्स देना बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भाई मेरे किया गया, फिर अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शराब की दुकानों के सामने जाकर के भाई मेरे महिलाओं ने धरना दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और महिलाओं ने कह सकते भाई मेरे बड़े बड़े संख्या में भाग लिया भाई मेरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सरकार ने क्या किया भाई, जो भाई मेरे महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सरकार ने बड़े पैमाने पर भारत के लोगों को अरेस्ट किया। गांधी इरविन समझौता भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफल भी हो जाता है। यानी भाई गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह चलता है, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा। आंदोलन की समाप्ति कब होती है भाई, 1934 में कह सकते गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, कांग्रेस का दमन कर दिया गया और कांग्रेस में मतभेद आ जाता है। भाई मेरे सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या है, तो भाई ग्रामीण भारत में आंदोलन पहुंचा, आंदोलन में महिलाओं ने, किसानों ने भाग लिया और अंग्रेजी शासन सविनय अवज्ञा आंदोलन से भाई मेरे काफी कमजोर हुआ। तो भाई महात्मा गांधी के जो भी आंदोलन है ये आपको एग्जाम में देखने को भाई मेरे 100% मिलेगा, और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। अगला हमारा तीसरा क्या भाई मेरे, महात्मा गांधी का तीसरा आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी के द्वारा किया गया तीसरा आंदोलन क्या है भाई मेरे, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिएगा इसकी पृष्ठभूमि क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे देश में कह सकते एक प्रकार से आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसमें भाई अगर आप देखोगे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कह सकते भाई गांधी ने तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन किया है, और गांधी का भाई मेरे आखिरी आंदोलन है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता को अंग्रेज भाई मेरे जिस प्रकार से भारत को आजाद नहीं कर रहे थे, इसलिए कह सकते भाई मेरे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी ने किया। यह आंदोलन की घोषणा की जाती है भाई 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की बात कही गई थी, ठीक है। और गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। भैया करो या मरो का नारा कब दिया गांधी ने भाई मेरे, असहयोग आंदोलन में। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया भाई मेरे, असहयोग आंदोलन में। आंदोलन का स्वरूप क्या था भाई मेरे, असहयोग आंदोलन में अगर आप देखोगे अंग्रेजों की शासन के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो की मांग की गई। अंग्रेज गांधी जी ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। भाई भारत छोड़ो अगर मैं आंदोलन की बात करूं तो इसमें गांधी जी और सभी प्रमुख नेताओं को इसमें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। आंदोलन क्या था, स्वतः स्फूर्त था और जन आधारित आंदोलन है। क्या भाई मेरे, जो असहयोग आंदोलन था या ऑटोमेटिक आंदोलन था, इसमें जनता ने भाई मेरे खूब भाग लिया। असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों ने, किसानों ने, मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। और भाई मेरे जो असहयोग आंदोलन था ये जनता का आंदोलन बन गया। जनता ने रेलवे, डाक, टेलीफोन सबको काट दिया। कई सारे बड़े स्थानों पर जैसे बलिया हो, सतारा हो, तमुका हो, कह सकते यहां पर भाई कह सकते अंग्रेजों ने यानी भारतीय लोगों ने अपनी सरकार स्थापित कर दी। दमन और परिणाम, भाई अंग्रेजों ने कह सकते भारत छोड़ो आंदोलन का कठोर पूर्वक दमन किया, जनता को दबाया गया, बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया, गिरफ्तार किया गया। यह ब्रिटिश सरकार का अधिक समय तक नहीं टिक पाया। भाई भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सशक्त आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसका महत्व क्या है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था और यह एक निर्णायक आंदोलन था। यहीं से कह सकते भारत की आजादी का भाई रास्ता खुला। स्वतंत्रता प्राप्ति की तजी यानी भारत आजाद हो इसकी गति यहीं से तेज हुई और 1947 में कह सकते भारत जो है आजाद हो जाता है। इसका निष्कर्ष क्या है, तो भाई महात्मा गांधी ने भाई भारत में 3 बड़े आंदोलन किए हैं। कौन कौन सा, असहयोग आंदोलन जिसमें जनता को जगाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें अंग्रेजों को चुनौती दी गई,
और भाई भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अंग्रेजी सत्ता को अंतिम रूप से समाप्त कर किया गया। तो भाई महात्मा गांधी के कह सकते भाई 3 बड़े आंदोलन है, इसमें से आपको कम से कम एक तो एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाना ही जा। देखिए भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन करेगा बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में अस्थाई यानी अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है। भाई जो चाहे अस्थाई बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, दोनों एक प्रकार से भाई कृषि में अंग्रेज यानी खेती को लेकर के जो नियम कानून बनाए गए हैं वही भाई मेरे बंदोबस्त है। अस्थाई बंदोबस्त क्या है भाई मेरे, तो बंगाल में भाई मेरे किसानों के साथ भाई मेरे अंग्रेजों ने जो बंदोबस्त किया वो है भाई मेरे अस्थाई बंदोबस्त, यानी जिसमें जमींदार ला गया था, यानी जमींदार को भाई मेरे सारी जमीनें दी गई। जमींदार भाई क्या करते थे, किसानों से खेती करवाते थे। यही है भाई मेरे अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कहां हुई भाई मेरे, बंगाल से। और अस्थाई बंदोबस्त कब है भाई 1793 में कह सकते भाई मेरे अस्थाई बंदोबस्त आया था। अस्थाई बंदोबस्त क्या है भाई, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, यहां पर भाई मेरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और अंग्रेज भाई मेरे यहां पर द्वैत शासन करते थे। एक प्रकार से अंग्रेज टैक्स भी वसूलते थे और यानी भारतीय राजा शासन भी करते थे। लॉर्ड कर्नवालिस, या नाम याद रखेगा, एक भाई अंग्रेज था जिसका नाम था क्या था मेरे, लॉर्ड कर्नवालिस। ये भाई लॉर्ड कर्नवालिस ही है जिसने भाई मेरे भारत में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। भाई अस्थाई बंदोबस्त क्यों था, क्योंकि कंपनी को निश्चित इनकम मिलती थी भाई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया कि भाई जो सारी जमीनें थी वह किसानों को दे दी और किसानों से कैसे थे भाई उन्होंने एक परमानेंट राजस्व यानी परमानेंट पैसा उनको मिलने लगा। जमींदारों को किसान यानी जमींदारों को भाई किसानों का मालिक बना दिया गया और किसानों से भाई मेरे जमींदार खेती करवाते थे, जो पैसा होता था लाके जमा करवाते थे। कृषि में सुधार और निवेश को प्रोत्साहन मिला। भाई जो कह सकते जो अस्थाई बंदोबस्त है कह सकते इसमें किसानों को और इसमें किसी किसी का काफी सुधार हुआ। इसकी विशेषता क्या है भाई मेरे, जो अस्थाई बंदोबस्त है इसमें अंग्रेजों को एक निश्चित इनकम मिलने लग गई। जमींदारों द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर था वह तय हो गया। कंपनी भविष्य में कर को नहीं बढ़ा सकती थी। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों की स्थिति, भाई जमींदारों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई भाई। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार किसानों से कर वसूलते थे और किसानों का शोषण होने लगा। भाई किसानों की स्थिति, भाई अस्थाई बंदोबस्त में किसानों की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, बर्बाद हो गई। किसान एक प्रकार से मजदूर बन गए। किसानों को बहुत ज्यादा लगान देनी पड़ती थी भाई मेरे अस्थाई बंदोबस्त में। राजस्व न देने पर नीलामी, भाई बोला गया था कि अगर कोई जमींदार अपनी एक प्रकार से राजस्व जमा नहीं करवाएगा तो भाई उसके जमींदारी को ले लिया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा। प्रभाव क्या पड़ा भाई, अस्थाई बंदोबस्त से कैसे थे कंपनी को बहुत ज्यादा इनकम होने लगी, उसका राजस्व भाई मेरे बिल्कुल फिक्स हो गया। अस्थाई बंदोबस्त का कैसे भाई जमींदारों पर काफी प्रभाव पड़ा। जमींदार भाई मेरे बहुत ज्यादा अमीर हो गए। एक नया जमींदारी वर्ग का होता भाई किससे हुआ, अस्थाई बंदोबस्त से। किसानों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा भाई मेरे, अस्थाई बंदोबस्त का किसानों पर कैसे तो भाई मेरे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसान गरीब हो गए, किसान मजदूर बनकर रह गए। किसानों का शोषण भाई मेरे कह सकते अस्थाई बंदोबस्त ने खूब किया। इसका मूल्यांकन क्या है भाई मेरे, जो अस्थाई बंदोबस्त था इसने जमींदारों को मजबूत किया, किसानों का शोषण किया और अंग्रेजों को कह सकते भाई अस्थाई बंदोबस्त से एक फिक्स इनकम में कह सकते भाई मेरे भू राजस्व मिलने लग गया था। लेकिन भाई अस्थाई बंदोबस्त जो था वह किसानों के लिए भाई मेरे बिल्कुल नहीं सही था, ये कहा जा सकता है। अस्थाई बंदोबस्त ने कह सकते भाई पूरी तरीके से भारतीय किसानों को पूरी तरह से भाई मेरे बर्बाद कर दिया। इससे जो हमारा भारतीय किसान था वह पूरी तरह से क्या होगा भाई मेरे, बर्बाद हो गया। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त से का भाई मेरे बहुत ज्यादा बुरा परिणाम भी निकला। भारतीय किसान भाई मेरे मजदूर बन के रह गए, जमींदार भाई मेरे मलाई खाने लग गए भाई मेरे अस्थाई बंदोबस्त से। ठीक है, चलिए अगला देखते भाई मेरे रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या। देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। भाई मेरे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, देखिएगा इसकी पृष्ठभूमि भाई मेरे 19वीं शताब्दी में खास तौर से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी भाई ना, ये खास तौर से भाई मेरे मद्रास में, यानी आज जिसको हम चेन्नई बोलते हैं दक्षिण भारत में, वहीं पर लागू अंग्रेजों ने भाई की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में पता क्या था कि भाई जो लगान थी यानी जो टैक्स, खेती का जो टैक्स था वह डायरेक्ट भाई मेरे किसानों से ही वसूल की जाती थी। उसी को भाई मेरे बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त में तो भाई मेरे कह सकते जमींदारों से यानी किसानों से जमींदार भू राजस्व की वसूली करता था। लेकिन मद्रास में भाई मेरे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, रैयत मतलब किसान, यानी किसानों से डायरेक्ट कह सकते सरकार टैक्स की वसूली कर यानी भू राजस्व की वसूली करती थी, उसी को भाई बोला जाता रैयतवाड़ी व्यवस्था।
भाई मेरे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत में, खासतौर से मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू किया खेती में। इसको भाई किसने लागू करा? मुनरो ने। इसका नाम है भाई, जो मुनरो था, रीड था, इसने भाई मेरे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। मद्रास और मुंबई में, ध्यान रखिएगा, मद्रास और मुंबई में भाई मेरे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या? भाई जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसमें जो भू राजस्व है वह जमींदारों से नहीं बल्कि डायरेक्ट किसानों से वसूल किया जाता था। रैयत मतलब होता भैया किसान, तो डायरेक्ट किसानों से भू राजस्व की वसूली कहां पर की जाती थी भाई मेरे? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। कृषि उत्पादन भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था में खूब बढ़ा, क्योंकि डायरेक्ट किसानों से भू राजस्व वसूली की जाती थी। किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? रैयत और सरकार, यानी किसानों और सरकार के बीच में भाई मेरे सीधा संबंध किसमें था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या भाई? किसानों को भाई सीधा मालिक बना दिया, कोई जमींदार यहां पर नहीं था। भूमि का स्वामी किसान हो गया। भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था में अगर आप देखेंगे, जमीन का मालिक भाई कौन था? किसान था। कर निर्धारण, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भाई कितना कर देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये पूरा निर्धारित कर दिया गया था किसानों के लिए। कर ना देने पर भूमि जब्ती। भाई जो किसान रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषि कर यानी भूमि कर नहीं देते थे, भाई उन किसानों की जमीन ले ली जाती थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा? भाई रैयतवाड़ी का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? जमींदारों का प्रभाव कम हुआ, किसानों को थोड़ी स्वतंत्रता मिली। लेकिन भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? बहुत ज्यादा कर भाई मेरे अंग्रेजों की कंपनी वसूल करती थी। अकाल और फसल खराब होने पर भी किसानों को भाई कर देना पड़ता था। किसान इससे भाई मेरे कर्जे में डूब गया। तो भाई चाहे कह सकते भाई अस्थाई बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, भाई इन सबने कह सकते भाई मेरे भारतीय किसानों का खूब ज्यादा शोषण किया और खूब सारा दमन किया। और भाई एक होती महलवाड़ी व्यवस्था। क्या? महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में पता क्या होता? कि भाई जो टैक्स की वसूली की जाती है, वो गांव का जो एक प्रकार से प्रधान होता है, पूरे गांव की भू राजस्व को वसूल करेगा और भाई अंग्रेजों के राज खजाने में जमा करवाता था भाई मेरे। यह होती भाई महलवाड़ी व्यवस्था। महल का मतलब होता गांव, यानी पूरे गांव का जो भू राजस्व है एक आदमी इकट्ठा करेगा और अंग्रेजों को जाकर के भाई वो जमा करवा देगा। ये महलवाड़ी व्यवस्था। तो तीन प्रकार के भाई मेरे कृषि में भू राजस्व व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें जमींदार भाई किसानों से भू राजस्व लेते थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भाई यानी सरकार भैया डायरेक्ट किसानों से भू राजस्व वसूली करती थी। और भाई मेरे तीसरा क्या? महलवाड़ी बंदोबस्त। भाई मेरे जो महलवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा जो बंदोबस्त था, इसमें महल मतलब होता गांव, यानी सीधा जो गांव है पूरे गांव का भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था और फिर भाई मेरे उसको कोई जाकर के अंग्रेजों को देकर के राज खजाने में जमा करवाता था लगान को। यही भाई मेरे तीन प्रकार के भाई मेरे भू राजस्व अंग्रेजों ने भारत में लागू किया। और भाई तीनों के जरिए कह सकते हैं अंग्रेजों ने भारत के किसानों को खूब परेशान किया, उनका शोषण किया, उनको दमन किया। और भारत में भाई खेती जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और भारत में किसान भाई पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं अंग्रेजों की भाई मेरे कृषि नीतियों के कारण। कोई भी नीति, सारी नीतियों ने कह सकते भाई भारतीय किसानों का खूब ज्यादा शोषण हुआ। मेरे अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा? औपनिवेशिक शासन काल का आर्थिक प्रभाव बताओ। भाई अंग्रेजों का जो शासन था उसी को भाई हम लोग बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कॉलोनियल शासन या औपनिवेशिक शासन। भाई मेरे जो अंग्रेजों का शासन था उसका भारत पर भाई मेरे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? तो भाई भारत पर अंग्रेजों का जो शासन था उसका भाई मेरे भारत पर फाइनेंशियल यानी आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? आर्थिक प्रभाव भाई अंग्रेजों का कह सकते भारत पर बहुत पड़ा। अंग्रेजों की शासन का कह सकते भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में भाई कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटेन में जो बनी वस्तुएं थी भारत में आकर के भाई मेरे खूब बिकने लगी। ठीक है, भारत पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव क्या पड़ा भाई मेरे आर्थिक आधार पर? तो देखिएगा भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से भाई अंग्रेजों की गुलाम हो गई। भारत में स्थानीय उद्योगों का खत्म कर दिया भाई अंग्रेजों ने। भारत की खेती पूरी तरह से भाई मेरे अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। भारत से भाई बड़ी संख्या में जो धन था, जो पैसा था, वो ब्रिटेन जाने लगा। भारत में गरीबी और भुखमरी की समस्या भाई मेरे अंग्रेजों के शासन के कारण ही बढ़ी। भाई भारत में अंग्रेजों ने एक प्रकार से आर्थिक आधार पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। देखिए भाई अनौद्योगिकरण, भाई अंग्रेजों ने कह सकते भारत में जो उद्योग धंधे थे उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, ताकि भाई ब्रिटेन में अंग्रेजों के यहां पर भाई जो बने कपड़े लगते थे, जो चीजें बनती थी, वो भारत में आकर के बिके। तो भाई अंग्रेजों ने भारत की पूरा जो अनौद्योगिकरण कर दिया, यानी हमारे जो उद्योग धंधे थे भाई उनका पूरा पतन हो गया अंग्रेजों के शासन में। क्योंकि अंग्रेजों की सरकार ने कह सकते भारत में पूरी तरीके से उद्योग धंधों को खत्म करवा दिया। भारतीय
जो सामान होते इस पर भारी टैक्स लगा दिया। भारत की जो वस्तुएं ब्रिटेन में जानी बंद हो गई। भारत में जो व्यापार था भाई मेरे बिल्कुल पूरी तरीके से भाई मेरे कह सकते हैं समाप्त हो गया। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने इस प्रकार से नीतियां बनाई, इस प्रकार से नीतियां चली कि भारत में भाई कह सकते जो व्यापार था वह पूरी पूरी तरीके से क्या हुआ मेरे समाप्त हो गया। और अंग्रेजों भाई यह एक प्रकार से कह सकते चाल करी। ठीक है, एक चाल करके भारत में उद्योग धंधों को भाई मेरे अंग्रेजों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा भाई, जब अंग्रेजों भारत के उद्योग धंधों को पूरी तरह से खत्म कर दिया तो भारत में बुनकर हो, कारीगर है भाई बेरोजगार हो गए। भारत में बड़ी संख्या भाई मेरे उद्योग धंधों में थी वो पूरी तरह बेरोजगार हो गई। बहुत सारे लोग भाई मेरे खेती की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जिसे अगर आप देखो भारत में उद्योग धंधों भाई किसने खत्म कर दिया, अंग्रेजों ने खत्म करवा दिया, ताकि भाई ब्रिटेन के बने जो उद्योग धन यानी चीजें हैं वो भारत में बिकने लग जाए। औपनिवेशिक शासन में अकाल, भाई अंग्रेजों ने भारत में इस प्रकार से शासन चलाया कि भारत में भाई मेरे बहुत लंबे समय तक पानी नहीं बरसता था, भारत में अकाल पड़ने लगा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में भीषण अकाल पड़ा। भारत में अगर आप देखो भाई 1970 में बंगाल में अकाल मतलब समझते हो भाई, लंबे समय तक पानी नहीं बरसता है, सारी चीजें सूख जाती, खाने पीने की समस्या होती, इस बोलते भाई अकाल। तो भारत में 1970 में अकाल पड़ा, 1876 से 1810 मद्रास में अकाल पड़ा। अकाल के कारण क्या हुआ, भारत में भाई मेरे खाद्यान्न की कमी हो गई, अकाल से भाई मेरे बहुत सारे लोगों की जाने गई। और जब अकाल पड़ा तो एक प्रकार से भू राजस्व वसूली फिर भी अंग्रेजों ने जारी रखी। यानी अंग्रेज भाई मेरे पूरी तरह से भारत को आर्थिक आधार पर बर्बाद कर दिया। लाखों लोगों की मृत्यु हुई भाई मेरे अकाल पड़ने से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। और भारत में कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ भाई एक प्रकार से गुस्सा बढ़ा। भाई अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर दिया। भाई भारत में जो किसान अपनी फसलों को सिर्फ खाने के लिए बोता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत की कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर दिया। यानी एक प्रकार से भारत में ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा जिसे अंग्रेजों ने भाई भारत के लोगों का कहा कि भाई गन्ने का उत्पादन करो, चाय का उत्पादन करो, नील का उत्पादन करो और अफीम का उत्पादन करो। इस प्रकार से कह सकते भाई अंग्रेजों ने कह सकते भाई पूरी तरीके से भारतीय कृषि को भाई मेरे बर्बाद किसने कर दिया, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कह सकते भारत में कच्चे माल की जरूरत को पूरा करने के लिए भाई यहां पर गन्ने की खेती, अफीम की खेती, नील की खेती भाई किसानों से करवाना शुरू कर दिया। भारत में रेल, सड़क, बंदरगाहों का भाई विकास भी हुआ। भारत में भाई मेरे नकदी फसलों का उत्पादन जैसे नील, कपास, चाय और कॉफी का उत्पादन होने लगा। लेकिन भाई भारतीय जो किसान थे उन्होंने कह सकते चावल, गेहूं, गन्ना, चावल, गेहूं यानी खाने वाली चीजों का उत्पादन कम हो गया। इससे भारत में भाई खाने पीने की चीजें कम हो गई। किसान बाजार पर उतर गए, अकाल पड़ा और किसानों का भाई शोषण भी हुआ। ग्रामीण समाज का शोषण, भाई अंग्रेजों ने कह सकते भारत के ग्रामीण समाज का खूब शोषण किया। किसानों का भाई शोषण किसने किया, अंग्रेजों ने किया। इस प्रकार से भाई कह सकते अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक आधार पर बहुत ज्यादा परेशान किया। भारतीय किसानों पर भारी कर्ज हो गया। साहूकार महाजन किसानों को परेशान करते थे, किसानों को जमीनों से हटा दिया जाता था। भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया। जमींदार और साहूकार भारत में एक अमीर वर्ग बन गया और किसान भाई पूरी तरह से गरीब बर्बाद होते चले गए। और भारत में किसानों में असंतोष, भारत में नील विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ। तो भाई भारत पर अंग्रेजी शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भाई मेरे 100% पूछा जा सकता है। तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। भाई अनौद्योगिकरण क्या है, कृषि का वाणिज्यिकरण क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भाई अंग्रेजों ने कह सकते पूरी तरीके से भारत को आर्थिक आधार पर बर्बाद कर दिया और खूब सारा हमारा भैया शोषण किया। बड़ी मात्रा में भाई मेरे अंग्रेज भारत से पैसा ब्रिटेन में ले जाते थे। हमारे वनों का एक प्रकार से उन्होंने दोहन किया। भारतीय वन संपदा को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और भारत की कृषि व्यापार को पूरी तरह से भाई उन्होंने बर्बाद कर दिया, ताकि वो भाई इसका खूब उन्होंने शोषण किया। तो क्वेश्चन भाई मेरे जरूर पूछा जा सकता है, औपनिवेशिक काल की आर्थिक नीतियों को बताओ, किस प्रकार से भाई अंग्रेजों ने भारत को बिल्कुल पूरी तरह से भारत के उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया और भारतीय खेती का क्या कर दिया भाई, वाणिज्यिकीकरण कर दिया। ये क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आएगा तो यही लिख करके आना है। देखिएगा भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नरम दल और गरम दल बंगाल विभाजन। देखिएगा भाई मेरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती भाई मेरे 1885 में। तो देखिएगा भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता है
और अंग्रेज भाई मेरे भारत में पूरी तरह से काबिज हो जाते हैं, अंग्रेज भाई मेरे भारतीयों का शोषण करते हैं, तो भाई भारत के लोगों ने एक राजनीतिक मंच बनाया जिसको भाई बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिएगा भाई मेरे कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना भाई मेरे 1885 में होती है। कहां पर की गई? मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने करी? भाई मेरे एक अंग्रेज था, ए ओ ह्यूम, एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसने कैसे भाई कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भाई मेरे ए ओ ह्यूम ने करी थी। ठीक है। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और भाई जब कांग्रेस बनी थी इसमें टोटल कितने मेंबर थे? भाई मेरे टोटल 72 मेंबर थे, प्रतिनिधि थे। कांग्रेस बनी थी तो उसका उद्देश्य क्या था? देखो भाई शुरू में जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी तो इसका उद्देश्य यही था कि भाई अंग्रेज इस प्रकार से भारतीय लोगों का शोषण करते थे, उसको एक मंच देने का काम करना है। प्रशासन में सुधार की मांग करने के लिए कैसे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया। राष्ट्रीय चेतना, भारत में राष्ट्रवाद देशभक्ति का प्रसार करने के लिए भाई कह सकते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया। अंग्रेजों को साथ एक प्रकार से बातचीत कर सके इसके लिए भाई मेरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया। भाई कांग्रेस में नरम दल क्या है? तो नरम दल क्या है भाई? कांग्रेस में भाई जो नरम दल था ये 1885 से 1905 तक था। भाई नरम दल के नेता कौन है? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज चंद मेहता, ये भाई मेरे कांग्रेस में नरम दल के नेता थे। नरम दल भाई मेरे वही थे जो अंग्रेजों को एक प्रकार से उदारवादी थे। ये नहीं कहते थे भाई मेरे क्रांति करो, ये कहते थे अंग्रेजों से भाई अहिंसक आंदोलन करके आजादी पाई जा सकती है। भाई मेरे ये भाई सारे नरम दल के नेता हैं। नरम दल के नेता के विचार क्या थे? इन्होंने भाई बोला कि अंग्रेजों को शासन में सुधार करना चाहिए, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हमें अंग्रेज बातचीत करनी है। ये लोग भाई अंग्रेजों को याचिका करते थे, प्रस्ताव देते थे, इस प्रकार के काम करते थे भाई नरम दल के नेता। और भाई इनकी मांगे क्या थी? भाई प्रशासन में सुधार करो, कर में कमी करो, शिक्षा में सुधार करो। ये भाई नरम दल के नेताओं ने ये मांगे करी। गरम दल के नेता भाई कौन थे? गरम दल क्या भाई मेरे? गरम दल जो कैसे 1905 के बाद भाई भारत में कांग्रेस में गरम दल आता है। 1905 में भाई मेरे जब बंगाल का विभाजन होता तब कांग्रेस में भाई मेरे कह सकते एक प्रकार से गरम दल के नेता थे। गरम दल में भाई मेरे कौन कौन से नेता हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इनको भाई बोला जाता लाल बाल पाल। भाई ये सारे क्रांतिकारी थे जिनका भैया गरम दल के नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों को जब तक भैया मेरे लात नहीं मारोगे तब तक यहां से जाने वाला नहीं है। यानी भाई मेरे क्रांति करके ही भारत को आजादी दिलाई जा सकती है, किसी प्रकार से अहिंसक आंदोलन करके भाई मेरे अंग्रेज हमारे देश को आजाद नहीं करेंगे। ये भाई मेरे गरम दल के नेताओं का मानना था। यानी क्रांति के जरिए ही भारत को आजादी दिलाई जा सकती है और एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ आपको भाई मेरे लोहा लेना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, उनको भगाना पड़ेगा तभी जाएंगे। ये भाई मेरे गरम दल के नेताओं का मानना था। गरम दल में भाई मेरे कौन है? लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। इनकी विचार क्या था? भाई इन्होंने बोला था कि भारत को जल्दी से जल्दी आजाद करो। इन्होंने बोला आंदोलन करो, अंग्रेजों का बहिष्कार करो, बड़े बड़े आंदोलन करो। भाई इन्होंने दिया। भाई जो गरम दल के नेता थे इन्होंने क्या नारा दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वदेशी का बहिष्कार करो, ठीक है, विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, और क्रांति की बात करते थे भाई आजादी के लिए। इनका महत्व क्या है? भाई गरम दल के नेताओं ने भारत में आंदोलन का आधार बनाया, युवाओं को जोड़ने का भाई काम किया आंदोलन से। अगला भाई मेरे क्या है? 1905 का बंगाल विभाजन। भाई मेरे जो अंग्रेज थे उन्होंने भाई मेरे 1905 में बंगाल का विभाजन किया, दो बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बना दिया था। भाई अंग्रेजों ने बंगाल की प्रशासनिक रूप से, बंगाल भाई मेरे बहुत बड़ा प्रांत था, इसलिए भाई अंग्रेजों ने दो बंगाल बना दिए थे, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। भाई एक जगह पर मुसलमान ज्यादा हो गए थे, एक जगह पर हिंदू ज्यादा हो गए थे। और भाई मेरे अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया एक प्रकार से क्यों किया था? ताकि फूट डालो राज करो। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए भाई कह सकते हो अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। बंगाल का विभाजन भाई मेरे कब हुआ? 1905 में हुआ। और किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल को भाई मेरे दो भाग में बांट दिया। एक था पूर्वी बंगाल, जिसको आज हम कह सकते हैं जहां पर भाई असम बोलते हैं, यहां पर मुसलमान ज्यादा हो गए थे, मुसलमान ज्यादा थे। और एक था भाई मेरे पश्चिमी बंगाल, यहां पर हिंदू ज्यादा हो गए थे। तो हिंदू और मुसलमानों के आधार पर और हिंदू मुसलमान करने के लिए भाई मेरे अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। इसकी प्रतिक्रिया भाई जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। अंग्रेजों की सरकार का भाई सबने विरोध किया।
सबने भाई मेरे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया और भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसका परिणाम क्या निकला भाई, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया गया, गरम दल का प्रभाव दिखा और भाई 1911 में बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया जाता है। तो भाई मेरे बंगाल विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गरम दल और नरम दल, इस प्रकार के क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इस सारे क्वेश्चन करके जा। देखिए भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश, मीर जाफर और अंग्रेज, मीर कासिम और अंग्रेज। इस प्रकार का क्वेश्चन भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखिएगा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश क्या है, तो देखिए भाई सिराजुद्दौला जो है 1556 में बंगाल के नवाब थे और भाई मेरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके साथ इसका भाई इनके साथ इनका एक युद्ध होता। किसका भाई, सिराजुद्दौला कौन है, बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों के साथ भाई मेरे इनका एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं 1757 में भाई मेरे प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला भाई मेरे हार जाते हैं। किससे, अंग्रेजों से हार जाते हैं। ठीक है, और अंग्रेज बिना अनुमति के किलेबंदी कर लेते हैं और एक प्रकार से विवाद का कारण क्या था भाई, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में क्यों लड़ाई हो रही थी, क्या कारण था भाई मेरे, इसका सबसे बड़ा कारण था दस्तों का दुरुपयोग। भाई अंग्रेजी जो व्यापारी थे वो कर मुक्त व्यापार चाहते थे, इसलिए बंगाल के नवाब में और अंग्रेजों में एक प्रकार से गतिरोध था। किलेबंदी करके सेना तैयार करना। भाई जो अंग्रेज थे वो भाई मेरे फोर्ट विलियम को मजबूत करने के लिए कोलकाता में कॉलेज बना रहे थे और इसका बंगाल के नवाब ने विरोध किया। नवाबों की शत्रु नहीं, नवाब के शत्रु का संरक्षण। भाई जो अंग्रेज थे नवाब के जो दुश्मन थे उनको संरक्षण देते थे। भाई मेरे अगर हम बोलते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में क्या हुआ, 1756 में भाई मेरे सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 1757 में कैसे भाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में एक युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला की एक प्रकार से हार हो जाती है और भाई अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को कह सकते हैं भाई मेरे बंगाल का नवाब बना देते हैं। सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज में। भाई मेरे जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता तो मीर जाफर और अंग्रेजों में कैसे संबंध है भाई मेरे, सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों ने कह सकते हैं भाई एक प्रकार से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी का युद्ध के बाद कह सकते हैं भाई मेरे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों के साथ भाई एक प्रकार से समझौता हुआ। भाई जो अंग्रेज थे वो मीर जाफर से बड़ी मात्रा में धन चाहते थे, अंग्रेजी कंपनियों को बहुत सारे अधिकार चाहते थे। अंग्रेज भाई मेरे कह सकते सिराजु यानी मीर जाफर के साथ जो थे कई प्रकार के व्यापारिक संबंध चाहते थे। भाई कह सकते जो मीर जाफर थे अंग्रेज थे, इसमें भी तनाव आ गया। मीर जाफर धन की निरंतर पूर्ति नहीं कर पाए। भाई अंग्रेज जितना पैसा मांगते थे मीर जाफर उतना दे नहीं पाता था। मीर जाफर का भैया प्रशासन कमजोर पड़ गया, सेना पर नियंत्रण नहीं था, इसलिए भाई कह सकते मीर जाफर में और अंग्रेजों में कह सकते एक प्रकार से भाई मेरे मीर जाफर भाई क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को, भाई अंग्रेज क्या करते हैं मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। कौन करता, अंग्रेजों ने कर दिया। अब क्या, जब भाई मेरे मीर जाफर को हटा दिया जाता है तो अंग्रेजों ने एक कठपुतली शासक किसको बना दिया, मीर कासिम को, और मीर कासिम भाई क्या बन गया, बंगाल का नवाब। भाई मेरे मीर कासिम और अंग्रेजों में कैसे संबंध थे, तो भाई मेरे मीर कासिम को जब बनाया गया सत्ता में आते ही उसने स्वतंत्रता और शासन को मजबूत किया। किसने, भाई मीर कासिम ने। मीर कासिम ने सुधार किए, प्रशासन में सुधार किए, सेना में सुधार किया और अंग्रेजों के साथ कैसे भाई मीर कासिम का अंग्रेज का संघर्ष हो गया। अंग्रेजों ने कर देने से मना कर दिया और मीर कासिम और अंग्रेजों में एक प्रकार का संघर्ष होता है। 1764 में भाई मेरे मीर कासिम में और अंग्रेजों के साथ एक प्रकार का भाई मेरे युद्ध होता है। यानी मीर कासिम सिराजुद्दौला मुगल सम्राट की सेना संयुक्त थी और अंग्रेजों के साथ कह सकते भाई मेरे 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें भाई कह सकते अंग्रेजों की जीत होती है। तो भाई मेरे आपको एग्जाम में याद रखिएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेज, मीर कासिम और अंग्रेज और मीर जाफर और अंग्रेज, इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में बहुत बार आए हैं और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं खास तौर से ध्यान रखिएगा, यही सारा क्वेश्चन भाई मेरे पेपर में पढ़ करके जाना है एग्जाम में, यही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा। देखिए भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता क्या है। भाई मेरे अगर एक बात बताऊं, जब भारत में अंग्रेज आते हैं ना तो भाई मेरे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का जो प्रयास किया, इसी को भाई मेरे बोलते हैं सांप्रदायिकता। अंग्रेज भाई मेरे जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाया ताकि उन्होंने भाई फूट डालो
राज करो की नीतियां बनाई, यही भाई होती सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता पता क्या होती? जब एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म को अपना दुश्मन समझने लग जाता है। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे भाई मान लो हिंदू को लगे कि मुसलमान हमारे हमारे अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, मुसलमान हमारे अधिकारों को खा जा रहा है, या ऐसे भी कर सकते मुसलमानों को लगे हिंदू हमारे अधिकारों को ले रहे हैं, भाई इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। जब दो धर्मों के बीच में किसी प्रकार का तनाव संघर्ष बढ़ता है, इसी को भाई बोलते हैं सांप्रदायिकता। भाई अंग्रेज जो थे भारत में हिंदू और मुसलमान को लड़ाते थे, ताकि हिंदू मुसलमानों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे और अंग्रेज भाई यहां पर शासन करते रहे। क्योंकि भाई मेरे अगर हिंदू मुसलमान एकजुट हो जाएंगे तो भाई भारत में अंग्रेज रुक नहीं पाते, क्योंकि हिंदू मुसलमानों का मिलकर सामना भाई अंग्रेज नहीं कर सकते थे। अंग्रेज यही चाहते थे भाई भारत में हमेशा हिंदू मुसलमान लड़ता रहे और अंग्रेज भाई मेरे यहाँ पर राजा बनकर के मलाई खाते रहे। इसलिए भाई अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया, इसी को भाई मेरे कहा जाता सांप्रदायिकता। तो भाई 19वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता या 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता, भाई सांप्रदायिकता की शुरुआत कैसे हुई, क्या है? तो भाई अंग्रेज जिस प्रकार से धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, यही भाई मेरे सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता क्या है? एक धर्म का आदमी भाई मेरे जब दूसरे धर्म को अपना दुश्मन मानने लग जाता है, इसी को भाई बोलते हैं सांप्रदायिकता। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भाई हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास किया, इससे भाई भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी। 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता के कारण क्या थे? भाई अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने भाई मेरे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने एक प्रकार से कह सकते हो कि भाई मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर के हिंदुओं को भड़काया। और भाई मेरे अंग्रेजों ने अलग पृथक निर्वाचक मंडल बनाया। 1990 में अगर आप देखोगे मार्लो मिंटो सुधार होता है, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन आयोग आता है। 1919 में 1935 में कह सकते सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता है। यानी अंग्रेजों ने एक प्रकार से कह सकते भारत में हिंदू मुसलमान को जिस प्रकार से लड़वाने का प्रयास किया, यही भाई मेरे सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता क्या है? कि एक धर्म का आदमी भाई मेरे दूसरे धर्म को अपना दुश्मन समझने लग जाए, अपना कट्टर दुश्मन मानने लग जाए, यही मेरे सांप्रदायिकता है। और कह सकते भाई अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को खूब बढ़ाया, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, ताकि भाई फूट डालो राज करो की नीति अपना सके। क्योंकि भाई मेरे अगर भारत में हिंदू मुसलमान एक हो जाते तो अंग्रेज यहां पर जल्दी समय तक टिक नहीं सकते थे। अंग्रेज भाई मेरे बहुत शातिर आदमी है, बहुत होशियार लोग थे। इन्होंने कह सकते भाई भारतीय लोगों को आपस में ही लड़ाने का प्रयास किया हिंदू मुसलमान के नाम पर। सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे? भाई अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जैसे आई, सरकारी नौकरियों में कंपटीशन बढ़ा, भारत में संसाधन कम हुए, इस प्रकार से भारत में हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिकता बढ़ी। धार्मिक संगठन, अगर आप देखो भाई अंग्रेजों ने भारत में मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम लीग बन जाती, मुस्लिम लीग बनवा दिया जाता 1906 में। हिंदू महासभा का गठन भाई मेरे 1915 में होता है। तो धर्म के नाम पर भारत में जब राजनीति शुरू होती है, यहीं से कह सकते भाई भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती है। राष्ट्रीय आंदोलन की सीमाएं, भाई मेरे जब हिंदू मुसलमानों में जब भाई मेरे हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ेगा तो भाई आंदोलन कैसे करेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ कैसे आंदोलन कर पाएंगे? इसलिए भाई अंग्रेज जो थे वो चाल चलते थे कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ भाई भारत में कोई बड़ा आंदोलन ना हो सके। यही मेरे सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ? भाई अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लड़वाते थे, इससे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी। भाई खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर पड़ी, भारत में दंगे हुए, इससे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी। और भाई 1937 में जब चुनाव होते उसके बाद भारत में सांप्रदायिकता तेज होती है। और भाई मेरे जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करी, तब कैसे थे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी। भाई मेरे जब अलग पाकिस्तान का सिद्धांत था कि हिंदू और मुसलमान केवल दो धर्म नहीं बल्कि दो देश हैं, और भाई मेरे जब मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग करी कि भाई भारत का विभाजन करना पड़ेगा, मुसलमानों ने कह सकते और खास तौर से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाई मेरे कह सकते अलग देश की मांग कर दी, भारत का विभाजन होना पड़ेगा और भाई हमें एक नया देश चाहिए पाकिस्तान नाम का। उस समय कैसे भारत में भाई मेरे सांप्रदायिकता बहुत तेजी से बढ़ी, हिंदू और मुसलमान दोनों में कट्टरता बढ़ी। घटनाएं भाई अगर आप देखें बंगाल का विभाजन हुआ, इससे सांप्रदायिकता बढ़ी, भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए, इससे सांप्रदायिकता बढ़ी। और भाई मेरे जब भारत का विभाजन होता है, भाई मेरे मुसलमानों ने जिस प्रकार से और खास से मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस प्रकार से अलग पाकिस्तान की मांग करी, इससे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी। और भैया 1947 में कह सकते हैं भारत का विभाजन हो जाता है, भारत का बंटवारा हो जाता है। और कहते हैं भाई हमारा जो देश है भाई मेरे 1947 में आजाद भी हो जाता है और भारत में कह सकते हैं संविधान सभा की स्थापना की जाती है, जिससे भाई हमारे देश में संविधान बनाया जाता है।
ठीक है, संविधान सभा जो है बनती है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इन लोगों का योगदान रहता है, जिसमें जिससे कैसे तो भाई भारत का संविधान बनता है। तो भाई मेरे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिख करके भी आना है। भारत में भाई जब सांप्रदायिकता बढ़ती, हिंदू मुसलमान में गतिरोध होता है, इससे भाई हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ता है। भारत का विभाजन भाई मेरे 1947 में हुआ, क्यों हुआ? हिंदू और मुसलमानों में जिस प्रकार से भाई मेरे अंग्रेजों ने फूट डालने का प्रयास किया, इससे भारत का विभाजन होता है। और 1947 में कह सकते भाई मेरे अंग्रेजों ने एक पाकिस्तान नाम का भाई इन्होंने देश बनवा दिया, ठीक है, इससे भारत में सांप्रदायिकता और बढ़ी। इतिहासकारों का क्या मानना है कि भाई जो सांप्रदायिकता है ये अंग्रेजों ने एक प्रकार से इसलिए बढ़ाई ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहें और भाई अंग्रेज जो हैं यहां पर शासन करते रहें। तो भाई सांप्रदायिकता वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का विभाजन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और खासतौर से एग्जाम में ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान को लेकर के, भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रकार का क्वेश्चन भी भाई मेरे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में आएगा 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जिस प्रकार से भाई मेरे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बलि प्रथा और कह सकते हैं प्रकार से बाल विवाह को खत्म करवाया। तो भाई किस प्रकार से भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलते, इसको पढ़ लेना, संविधान सभा को पढ़ लेना, भारत का विभाजन भी पढ़ के जरूर चले जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाने हैं। और खास तौर से भाई मेरे हैदराबाद और मैसूर को पढ़ लेना, क्योंकि यानी अगर आप देखोगे भाई मेरे 18वीं शताब्दी में भारत में दो नए राज्यों का उदय हुआ, एक है भाई मेरे हैदराबाद और दूसरा है भाई मेरे मैसूर। तो मैसूर और हैदराबाद को जरूर पढ़ के चले जाएगा। जितने मैंने टॉपिक बताए पढ़ने के लिए सारा टॉपिक पढ़ लेना और जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसी में से भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने मैंने क्वेश्चन बताए सारे करके जाना है और जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं ये भी सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। आपका एग्जाम भाई मेरे 100% अच्छा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने मैंने बताए हैं इतने करके जाएगा, इसी में से भाई मेरे आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा।